हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग दोस्तों यहाँ पे जीएस कर रहे हैं। जीएस में दोस्तों अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, और भारतीय इतिहास में भी हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है यूपीपी वीडियो एवं पेट के जो पेपर आ रहे हैं उनको लेकर हम लोग दोस्तों जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएस की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो उस क्रम में दोस्तों हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको गुप्त साम्राज्य की फर्स्ट क्लास कराई थी और बहुत डिटेल से मैंने उसको समझाया था, बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो आज उसकी सेकंड क्लास है और आज हम लोग दोस्तों जो शुरू करेंगे जहाँ से, तो आज हम लोग दोस्तों क्योंकि गुप्त काल के हम लोग प्रमुख राजाओं का अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को कर चुके थे और आज हमारी जो क्लास है वो समुद्रगुप्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों जो भी नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि आपको दोस्तों क्या है, मेरे साथ बने रहना है, पूरी वीडियो देखना है, और जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ आपको वहाँ साथ साथ मेरे लिखते चलना है। ठीक है, और जो मैं कुछ बोल देता हूँ तो अगर आपको लगे वो रिलेवेंट है आपके फैक्ट से रिलेटेड तो आप उसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ उसको तो आपको लिखना ही। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। ठीक है, और वीडियो को पूरी जरूर देखें। ठीक, तो हम लोग दोस्तों ज़्यादा बात ना करके अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज हमारा गुप्त साम्राज्य चल रहा है, तो आज गुप्त तो नहीं खत्म होगा, बस कल गुप्त खत्म हो जाएगा और परसों दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के लिए एक क्लास बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, हर्षवर्धन पढ़ने के बाद फिर हम लोग सीधे चले जाएंगे कहाँ पर दोस्तों, हम लोग सीधे पढ़ेंगे जाकर महमूद गजनवी का हमला, और फिर इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, महमूद गौरी, फिर हम लोग मध्यकाल की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में मैंने देखो आपको एक स्ट्रक्चर बनवाया था, मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं। मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी साम्राज्य अगर आप पढ़ लें, कोई भी राजवंश पढ़ लें, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कि उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इतिहास में कुछ भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। मैंने स्रोत में आपको बहुत चीज़ें बताई थी, कल की क्लास में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। सेकंड, फिर मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि उसका काल क्या है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है, ये भी मैंने कल बताया। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में वो शासन कर रहा है। ठीक है, ये हमने बताया था। ये मैंने कहा था कि हम हर राजा का जब पढ़ते जाएंगे तब उसका क्षेत्र भी देखते जाएंगे। फिर डी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, प्रमुख राजा होते हैं। ठीक है, प्रमुख राजा के, है ना, प्रमुख राजा देखे जाते हैं उस राज्य में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं। सबको नहीं पढ़ना होता है, छोटे मोटे आपको वो पढ़ने होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और जिनका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, छोटे छोटे राजा पढ़ते जाएंगे तो हिस्ट्री इसीलिए ब्रॉड हो जाती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रशासन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इस वंश का, इस राजवंश का प्रशासन। तो ये मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बनाया था, इसी में आपको पूरा कवर हो जाएगा। मैंने बताया कि फिर मैंने बता रहा था कि हर राजा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कुछ होती है तो मैं उस राजा के साथ ही जोड़ के लिख दूंगा, इसलिए मैंने इसका अलग से टॉपिक, इसको अलग से एक नहीं बनाया इसमें पॉइंट कि सांस्कृतिक उपलब्धियां उस काल की। ठीक है, तो बट हम लोग उस राजा के काल में देखते जाएंगे, उस काल में क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं तो हम लोग राजा में ही देखते जाएंगे। तो जिसमें मैंने दोस्तों आपको क्या कराया था, प्रमुख राजा, मैं ये 3 करा चुका था कल, फिर मैं प्रमुख राजा करा रहा था। प्रमुख राजा में मैंने आपको पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ाया, कल पढ़ाया था मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, श्रीगुप्त के बारे में भी बताया था, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। फिर मैंने आपको आज पढ़ाऊंगा मैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद आपको चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। इसके बाद ये बात है चंद्रगुप्त, जिसको द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय लिख दीजिए, बाद में हम देख लेंगे उधर। फिर हमको पढ़ना है इसके बाद कुमारगुप्त पढ़ना है, और फिर स्कंदगुप्त पढ़ना है, और फिर भानुगुप्त पढ़ना है, और फिर विष्णुगुप्त पढ़ना है। भानुगुप्त और विष्णुगुप्त के बारे में एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको दोनों पढ़ेंगे। और विष्णुगुप्त इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये लास्ट अंतिम राजा था। ठीक है, तो ये इसके वजह से ये हम लोग चीज़ें इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग दोस्तों क्या है, अब जैसे आज हम लोग सारा राजाओं का जितना है आज खत्म करेंगे, और प्रशासन हम लोग कल शुरू करेंगे। कल प्रशासन खत्म हो कर देंगे और सारा ये है
गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो क्या है, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आपको हर टॉपिक में इसी तरह से पढ़ना होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनका अगर आप स्ट्रक्चर बना पाते हैं तो आप बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है बस इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, कल मैंने बहुत इस पर बात की थी तो इसलिए मैं आज बात नहीं करूँगा। कल मैंने लगभग 10 मिनट दोस्तों यही सब बताया था कि कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज शुरू करते हैं अपनी आगे की बात। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर मैं आप शुरू करता हूँ समुद्रगुप्त। हेडिंग डालेंगे आप लोग समुद्रगुप्त। जो भी दोस्तों पूरा नए हैं मैं उनसे बता दूँ, पीछे क्लास आप देखिएगा, आप पीछे क्लास के लिए मुश्किल से 2 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है बस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। इनके बारे में क्या है, सबसे पहली तो इनका डेट क्या है, तो ये 334 से या 35 से ईस्वी से 375 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, इनका शासन का जो टाइम पीरियड है, ये ड्यूरेशन ये है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर में इसमें पॉइंट लिखना है। पहला तो यही लिखना है, इसने अपने सिक्कों में स्वयं को लिच्छवी दोहित्र, मैंने कल बताया भी था, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी मैंने कल बताया था इसके बारे में। ठीक है, लिच्छवी क्या है, एक गणराज्य है इस समय और बहुत ही प्रतिष्ठित था। ठीक है, और इसी मैंने बताया था कि जब चंद्रगुप्त प्रथम जो इनके पिता थे उन्होंने क्या किया था, एक राजा रानी प्रकार का सिक्का डलवाया था। क्योंकि इनका जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी गणराज्य की जो रानी थी कुमार देवी, उससे विवाह हुआ था। और लिच्छवी जो था उस समय बहुत प्रतिष्ठित राजवंश था, तो उससे जुड़ने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक राजा रानी प्रकार का सिक्का डलवाया था। इसी प्रकार ये समुद्रगुप्त अपने प्रारंभिक काल में ये क्या कर रहा है कि स्वयं को लिच्छवी गणराज्य से जोड़ने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने सिक्कों में क्या कर रहा है, लिच्छवी दोहित्र लिखवाता है। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र मतलब क्या होता है, पुत्र का पुत्र, सॉरी पुत्री का पुत्र, तो यानी उसका ननिहाल था समुद्रगुप्त का, कह लो। तो इसने अपने सिक्कों में स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का ही पुत्र था, इससे ये पता चल जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होते थे, एक एक राजा की कई रानियां होती थी, तो क्लियर पता करना हुआ, राजा तो भाई मान लो चंद्रगुप्त प्रथम ही रहेंगे, पिता तो माता को क्लियरली पता चल रहा है इससे कि वे लिच्छवी दोहित यानी कुमार देवी। ठीक है, दूसरा ये पता है कि यह भारत का सबसे महान विजेता था, सबसे महान विजेता था। इससे ज़्यादा क्षेत्र ना तो प्राचीन काल में, ना तो मध्य काल में, और ना ही दोस्तों आधुनिक काल में किसी ने जीता। यह भारत का सबसे महान विजेता था, है ना, भारतीय राजवंशों में यह सबसे महान विजेता था। इसे विंसेंट स्मिथ, ये याद रखना किसने, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, याद रखना है, भारत का नेपोलियन। ये तो सबको पता था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, बट किसने कहा ये नहीं पता होगा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा इसको भारत का नेपोलियन। ठीक है, ये एक एक चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, तो यह भारत का सबसे महान विजेता था, इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये आपको देखो, मैं बताता हूँ, आप अगर 6 क्लास की एनसीईआरटी या 7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको भारत के नेपोलियन किसको कहा है, समुद्रगुप्त भी मिल जाएगा। बट ये सारी चीज़ें जैसे कि मान लो कभी पूछ लिया जाए, ज़्यादा डीप में जाके पूछेगा किसने कहा कि उसे वह भारत का महान विजेता था, भारत का नेपोलियन था, तो विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी किससे मिलती है, तो इसके लिखो, तीसरा लिखना है, इसके साम्राज्य
विस्तार की जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति है। इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें निम्नलिखित विजयों का वर्णन है। विजयों का वर्णन है। अब यहाँ पे मैं लिखाऊंगा, मैं ऊपर में डाल रहा हूँ। देखो, इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। कल मैंने हरिसेन और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया है, ठीक है। जब जानकारी के स्रोत में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये संस्कृत में और चंपू शैली में लिखी हुई पुस्तक है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा में, राजा के प्रशंसा में लिखी गई पुस्तक है ना, यह लेख खुदवाया गया। तो देखो, प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा परक होता है। जो उस, जैसे मान लो कोई राजा है, उसके दरबार में कोई दरबारी है, कोई संरक्षक कवि है, कोई भी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपने राजा की प्रशंसा में चीजें को बताते हैं। कुछ चीजें उसमें सत्य होती है, कुछ इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी जाती है कि मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय लगने लगती है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं इनको बताऊं, जैसे जो हरिसेन है, इनका एक सिक्का मिलता है, वीणा वादक प्रकार का सिक्का मिलता है, वो समुद्रगुप्त का। तो जिसमें ये कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त इतना ज़्यादा है वीणा बजाने में निपुण था कि उनके आगे जो ये नारद मुनि वो भी शर्मा जाते थे, लज्जित हो जाते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो बताते रहते हैं कुछ, ठीक है। पराक्रम में कहते हैं कि उनके अंदर इंद्र, मित्र, वरुण और इन सब का एक साथ संयोग है ना। इतने पराक्रमी है कि इनके आगे इंद्र भी छोटे लगते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से ये प्रशंसा करता है उनकी, ठीक है। तो ये कुछ लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा ये प्रशस्ति हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। मैंने लिखा क्या है? इसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें निम्नलिखित विजयों का वर्णन है। और फिर क्या करना है आपको? पहला लिखना है। पहले क्या विजय किया? तो फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर विजयों में फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? ये रहेगा इसने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। 9 राजाओं को हराया, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। और इन राजाओं को हराने के बाद इनके प्रति जो नीति अपनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है, मान लो कभी पूछा जाएगा कि जो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया है और उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई है, तो आपको 4 नीतियां दे देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और उनके प्रति प्रस्बोधरण, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूं, लिख लेना। प्रस्बोधरण की नीति अपनाया। अभी मैं इसको समझा रहा हूं कि प्रस्बोधरण की नीति अपनाया। देखो क्या था कि मैंने जब बताया आपको कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनका जो साम्राज्य था, मैंने जब क्षेत्र पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि उनका जो साम्राज्य था वो मगध के पाटलिपुत्र से लेकर और यूपी के जो पूर्वी यूपी है जहाँ बनारस तक उनका साम्राज्य विस्तारित था, ठीक है। बट जब ये राजा बना तो इसने क्या किया? अपने पहले आसपास के अपने जो जैसे अब जो आर्यावर्त क्षेत्र किसको कहते हैं? बिंद के जो ऊपर, यानी बिंद जो पर्वत है उसके जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको आर्यावर्त बोला जाता है,
ठीक है। विंध्य के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको आर्यावर्त बोलते हैं। जो अब जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको छोड़ दें, जैसे बंगाल है या बिहार है, इन सब जो क्या कहते हैं, अब जो मध्य प्रांत वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, आर्यव्रत बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर यूपी के ऊपर जो विंध्य के ऊपर जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्यव्रत बोलते हैं। तो इसने क्या किया, आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया और उनके प्रति प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसवोद्धरण की मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, अपने आसपास जो बनारस और जो मगध के आसपास के जितने के बाद बाहर इसकी परिधि में जितने भी 9 राजा थे, यानी उस समय 9 राजा थे, उनको क्या कर दिया, हरा दिया। हराने के बाद क्या किया, इनको पूरा प्रसवोद्धरण मतलब पूरा एकदम समूल नाश कर दिया। सब प्रसवोद्धरण का मतलब होता है समूल नाश, समूल नाश। प्रसवोद्धरण का मतलब होता है समूल नाश। तो क्या किया, इनका समूल नाश कर दिया और इनका जो शासन था उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार प्रत्यक्ष रूप से वहां कर दिया, उसका और उस पर अपना प्रशासन भी चलाने लगा। ठीक है, तो प्रसवोद्धरण की नीति मतलब क्या हुआ, जो 9 राजा थे उनको क्या कर दिया, उनको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, उनका समूल नाश कर दिया, उनके राजवंश का खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये था 9 राजाओं को हराने का एक बात। फिर दूसरी, मैं अभी ये वाला भी डाल दे रहा हूँ, इसकी नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और मैंने बताया जैसा कि मैं पेपर जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो। फिर दूसरी इसने क्या किया, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, 12 राजाओं को हराया और उनके प्रति ग्रहण मोक्ष लिखना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाया, ठीक है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाया। मतलब क्या किया, दक्षिण में गया, विंध्य के नीचे गया, और विंध्य के नीचे गया दक्षिण में 12 राजाओं को हराया, और 12 राजा हराने के बाद क्या किया, उनको पहले बंदी बनाया। फिर जब उन्होंने क्या किया, उन राजाओं ने बहुत अनुग्रह किया। ऐसा कौन कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन है वो लिख रहे हैं, ऐसा कहना है कि जब उनको बंदी बना लिया तो वहाँ के राजा बहुत गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका अनुयायी बनकर, मैं आपका अधीनस्थ बनकर यहाँ शासन करूँगा। तो इनको क्या हुआ, राजा को दया आ गई, समुद्रगुप्त को दया आ गई, उनको छोड़ दिया। और क्या कर दिया, इसी को बोलते ग्रहण। पहले ग्रहण किया, फिर मोक्ष किया। मोक्ष क्यों किया, मुक्त क्यों कर दिया, उनके जो राजाओं के अनुग्रह करने पर, राजा के अनुग्रह करने पर समुद्रगुप्त ने उन 12 राजाओं को मुक्त कर दिया और उन पर क्या किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब उनको छोड़ दिया पूरी तरीके से। और वहाँ क्या किया, सिर्फ धन लूटा और वापस आ गया। ठीक है, तो ये तो, और वहाँ पे नियंत्रण नहीं किया, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, ना प्रशासन किया, ना अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, बस क्या किया कि जीता और चलाया, लूट के जीत गए। तो बस इनकी विजयों का ये चीज। जब इनसे पूछा जाता है तो मतलब ये हरिसेन और आगे लिखते कि उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसलिए हराया था क्योंकि वो धरणीबंध की संकल्पना को पूर्ण करना चाहता था। धरणीबंध की मतलब पूरे भारत को एकीकरण करना चाह रहा था, पूरे भारत को अपने साम्राज्य में लाकर, और क्या करना चाह रहा था, एक पूरे पृथ्वी को बांधना चाह रहा था। तो इस तरीके से वो एक संकल्पना थी, धरणीबंध की संकल्पना। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूरी था। ठीक है, तो क्या किया, दक्षिण के 12 राजा को सिर्फ हराया, उनको लूटा और चलाया, और कुछ नहीं, ना प्रत्यक्ष नियंत्रण, ना अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ना कुछ भी। ठीक है, फिर तीसरा, थर्ड जो है, प्रत्यवंत मतलब होता है सीमावर्ती क्षेत्र, ब्रैकेट लिख लेना, सीमावर्ती क्षेत्र। प्रत्यवंत के राजाओं को हराया और उनके प्रति कौन सी नीति अपनाया, तो उनके प्रति सर्व कर दान प्रणाम आगमन प्रत्यवंत के राजाओं को हराया और उनके प्रति सर्व करदान प्रणाम आगमन की नीति अपनाया। लिख लेना, प्रणाम आगमन सर्व करदान
प्रणाम आगमन की नीति अपनाई, यानी उनको हराया। प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा है? जैसे जो तुम बंगाल है, उड़ीसा है, ये असम का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, और उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात में उस समय कौन थे? शक थे, उनको हराया। और उनको हराने के बाद गुजरात महाराष्ट्र के जो इलाके में जो शक लोग थे उनको हराने के बाद क्या किया? उनके प्रति कैसे नीति अपनाया? तो वो उनको ही प्रत्यवंत बोलते, यानी इसके राज देखो क्या था, मैंने क्या बताया, आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया। 9 राजा मतलब कौन? उसके सीमा, उसके जो पहले जो जहाँ से क्या है, मगध से लेकर बनारस तक के क्षेत्र के आसपास के जो लोग थे पहले उनको हराया, यानी यूपी और मध्य प्रदेश के इलाके में जितने शासन कर रहे थे पहले उनको वो जो थे उनको 12 राजा को हराया। फिर इसके बाद उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के बाद दक्षिण भारत गया, दक्षिण भारत जीतने के बाद फिर लौटा, तो फिर क्या किया? प्रत्यबंध, यानी अपने जहाँ तक उसका साम्राज्य था, यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसके बाद क्या किया? फिर उनके सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, नेपाल आता है, सॉरी उत्तराखंड आता है, पश्चिमी असम आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, ठीक है, इन सब क्षेत्रों को और गुजरात वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों को जीता। और उनके प्रति क्या नीति अपनाया? सर्व करदान, यानी उनको जीता और उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया, उनको अप्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। मतलब उनसे कहा कि आप सभी प्रकार के कर देंगे, जितने भी राज्य में लगाए जाएंगे वो सभी प्रकार के आप कर देंगे। दूसरा, प्रणाम, हर वर्ष आकर प्रणाम आगमन, हर साल आकर दरबार में आकर प्रणाम करेंगे, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, ठीक है। तो ये नीति अपनाया, यानी प्रतिबंध के 12 राजाओं को हराया और उनके प्रति सर्व करदान, यानी सभी प्रकार की कर देंगे। और हर वर्ष जब आपको बुलाया जाएगा, कुछ होगा तो आपको आके वहां पे आगमन देना होगा और प्रणाम की जैसी कुछ स्थिति बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये किया तीसरा बात, ठीक। इनको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 को दे देगा और कहेगा बताओ इनके प्रति कौन कौन सी नीति अपनाएंगे। अब चौथी जो है शक, एक और लिख लो इसी में। और इसने क्या किया था? आठवीकों को हराया था। चौथा, आठवीकों को हराया। आठवीक कौन है? वन में रहने वाले लोगों को हराया था। क्योंकि क्या होता था ना, ये लोग क्या करते थे? लूट मारी करते थे इसकी सेना, इसके जब सेना मान लो जंगल से गुजरती थी, ये जो मध्य प्रांत वाला क्षेत्र है जहाँ पे जो बुंदेलखंड एरिया के ऊपर वाला जो एरिया, वहाँ पे आठवीक रहते थे, ठीक है। वो क्या करते थे? इसकी सेना को परेशान कर देते। तो इसने क्या कर दिया? उनको भी हरा दिया। उनको क्या किया? अब वो किसी काम के तो थे नहीं ना, उनसे कर ले सकते थे, वो भाई लुटेरे थे, तो उनको दास बना लिया, ठीक है। तो उनके प्रति दास की प्रतिनीति अपनाई, ठीक है। तो ये याद रखना, आठवीं को हराया। फिर बाद में शक, सहानुशाही, शक मुरुंड, सिंघली को हराया और उनके प्रति कन्योपायन एवं गरुणमंतक की नीति अपनाया। गरुणमंतक की नीति अपनाया। मतलब क्या है? सहानुशाही, शक जो थे मैंने बताया, शक को हराया। मुरुंड है, ठीक है। सिंघली मतलब जो श्रीलंका वाला जो एरिया है, ऐसा कह रहा है। मेघवर्मन इस समय इसके शासक, सिंघली इसके समकालीन शासक थे, को हराया। और उनके प्रति कन्योपायन यानी वैवाहिक संबंध, कन्योपायन मतलब आपकी जो पुत्रियां हैं वो हमारे यहाँ ब्याही जाएंगी या हमारा जो है संबंध आपसे होगा। और गरुणमंतक यानी जो हमारा इनका जो चिन्ह था गरुण, ठीक है, क्योंकि ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे और इनका जो वैष्णव धर्म में जो प्रतीक होता है वो गरुण है। तो गरुण जो है, गरुण की जो पताका रहेगी वो आपके दरबार में, आपके जो राज्य है उसमें लगेगी। तो ये नीति इसने इनके प्रति अपनाई, ठीक है। तो ये इसकी साम्राज्य की कुछ नीतियां थी, जहां जहां कहाँ जीता। तो इसने लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग पूरे भारत को जीत लिया, लगभग पूरे भारत को जीत लिया, ठीक है। सिंघली मतलब क्या? श्रीलंका, यानी पूरा दक्षिण भारत भी जीत लिया। तो इसीलिए इसको भारत का सबसे महान विजेता कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का सबसे महान विजेता कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके बारे में कुछ चीजें थी जो आपको विजयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और मैं 2-3 चीजें आपको लिखा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए।
देखो जब वो ये सारी चीज जीत गया तो जीतने के बाद इसने क्या किया, एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। इसकी जानकारी इसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से चलती है, सिक्के से चलती है ना। तो इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसकी जानकारी इसके अश्वमेध प्रकार, यानी इसने एक अश्वमेध प्रकार का सिक्का डलवाया था। दूसरा, इसी में और सिक्के में क्या लिखना है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का डलवाया था। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का डलवाया, ठीक है, लिख लेना, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। फिर बीना वादक प्रकार का सिक्का, बीना बजाते हुए दिखाया गया, ये सिक्के लिख लेना क्योंकि पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। बीना वादक, बस इतने बहुत हैं। और छत्र धारण वाला दिखाया, वो नहीं पूछा जाएगा। बीड़ा वादक, धनुर्धारी, अश्वमेध और एक वो जो लिच्छवी दोहित्र वाला सिक्का, ठीक है। तो और ये याद रखना, राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने डलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने डलाया, इसके पिता ने करवाया था, ठीक है। ये हो गए दोस्तों इनके बारे में जानकारी, ये हमने समुद्रगुप्त के बारे में जान लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा इनके बारे में आपसे ये और पेपर में यहाँ से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकते, हालांकि इनके और पढ़ते हैं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से और चीज़ें। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में हो गई। दूसरा हम अब आते हैं दोस्तों इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा कौन होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ऐसे लिखिए, ठीक है। विक्रमादित्य, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, इनका जो समय है वो है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि सबसे पहले तो इनके बारे में ये जानना है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गुप्त काल में किसने, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना, इसलिए मैंने इसमें नाम भी लिखा दिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने शकों का समूल नाश कर दिया। इसने शकों का, देखो क्या किया था हमने, क्या बताया, शक मुरुंड सिंह, यानी समुद्रगुप्त ने शकों को हराया और उनका समूल नाश नहीं किया, उनको राज्य करने की अनुमति दे दी और उनसे कहा था कि कर देंगे, बट इसने क्या किया, इसने शकों का समूल नाश कर दिया, यानी इसका अंत कर दिया, समूल नाश कर दिया, यानी अंत कर दिया, समूल नाश या अंत कर लो, ठीक है, ऐसे करके समूल नाश कर दिया, ठीक है। तो शकों का अंत किसने किया था, ये पूछा जाता क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका शकों का समूल नाश किया था, ठीक है। ये हो गया इसी, ठीक है। जब इसने शकों को हरा दिया तो जो शककालीन मतलब जो शक साम्राज्य में जो राज्य दरबार, मतलब उसके जो क्षेत्र में, शक क्षेत्र में जो चांदी के सिक्के चलते थे, इसने क्या किया, उन चांदी के सिक्कों को क्या किया, अपने नाम से ढलवा लिया। तो शकों को पराजित करने के बाद उनके चांदी के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों को, सिक्कों को अपने नाम से ढलवाया, यानी उनके सिक्कों को अपने नाम ढलवा, अपने नाम
डलवाया। चांदी के सिक्के उनके थे, उनके अपने नाम, यानी उनको जीतने के बाद उनके जो इसी, और ये भी कहा जाता है कि गुप्तकालीन साम्राज्य में सबसे पहली बार चांदी के सिक्के इसी ने डलवाए थे। मैं क्या कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से सुनना, गुप्तकालीन समय में चांदी के सिक्के इसी ने डलवाए थे पहली बार, और किसी, इससे पहले स्वर्ण सिक्के डाले हुए थे। चांदी के सिक्के हालांकि हमें मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं, बट हम लोग बात करें गुप्त साम्राज्य के अंदर किसने पहली बार चांदी के सिक्के चलवाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कैसे, जब इसने शकों को पराजित कर दिया तो शकों के जो चांदी के सिक्के थे और उनको ही अपने नाम से डलवा लिया। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तीसरी बात इसके बारे में याद रखना है कि इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके दरबार में 9 रत्न की संकल्पना सुनी है ना, 9 रत्न, 9 रत्न, चलो ऐसे भी लिख लो, 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न में कौन कौन से सबसे ज्यादा विख्यात है? कालिदास जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, कालिदास के बाद जैसे धन्वंतरी जो चिकित्सक था, फिर अमर सिंह जो जिन्होंने अमरकोश की रचना की, फिर बारामिहिर जो गणितज्ञ थे, खटपरकक है ना, बैताल भट्ट, बरूची, शंकु है ना, ये इस तरीके से कुछ 9 नाम थे। बट आपको 9 नहीं याद रखना, मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ वो लिख लीजिए आप। पहला तो आप लिखिए कालिदास, इनकी कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। पहली कालिदास लिखिए, मैं फिर बताता हूँ, आप 2 3 4 आप इसको लिख लीजिए 9 रत्नों में। कालिदास के बाद आप लिखिए अमर सिंह। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखिए वररुचि, ऐसे लिखना, वारुचि। ठीक है, वरुचि। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कौन बोला, कालिदास, अमर सिंह, वरुचि, बैताल भट्ट। ठीक है, बैताल भट्ट। इसके बाद आपको लिखना है बारामिहिर। ठीक है, बारामिहिर, बस इतने लिख लीजिए, घटपरक नहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप कालिदास की जो रचनाएं हैं मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कालिदास की रचनाओं पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, घटपर अमरकोश के आगे, अमर सिंह के आगे लिख लीजिएगा अमरकोश। ठीक है, अमर सिंह के आगे लिख लीजिएगा अमरकोश, और जो बारामिहिर हैं उनके आगे लिख लीजिएगा, देखो मैं नाम लिख दे रहा हूँ भैया, नहीं तो कहीं पता चले आप लोग गज भी ढा दें। पहली चीज़ तो कालिदास ऐसे लिखा करिए। ठीक है, पीछे से मात्रा मत लगाया करिए। दूसरे जो हैं अमर सिंह। ठीक है, तीसरे जो हैं मैंने फिर बताया आपको वररुचि। ठीक है, चौथे जो हैं धन्वंतरी, ये इंपॉर्टेंट थे। फिर ठीक है, धन्वंतरी। पांचवें थे वारामिहिर। पंच सिद्धांतिका इन्होंने बारामिहिर ने लिखी थी। ठीक है, बट उनकी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो जैसे अमर सिंह के आगे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट करके, अमरकोश की रचना की इन्होंने। ठीक है, वरुचि, इनके बारे में कोई पुस्तक है। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सक थे। ठीक है, वारामिहिर ये गणितज्ञ थे, इनकी पुस्तक है एक पंच सिद्धांतिका। ठीक है, कालिदास के बारे में कई पुस्तकों में लिखना है। पहली तो आप लिखिए इनमें मेघदूत। ठीक है, ऋतुसंहार। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय है ना, वर्षीय। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें।
ठीक। तो ये इनका आपको 5 थे। मैंने फिर इसका देखो आपको बताया था, जैसे शंकु भी है इन्हीं की नवरत्नों में, घटप्रकर्क है और बेताल भट्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से, बट आपको उनको कोई जरूरत नहीं है। जादूगर था जो बेताल भट्ट, ठीक है, जादूगर था बेताल भट्ट, ये भी लिख सकते हो। बेताल भट्ट जो था वो जादूगर था और घटप्रकर्क जो था वो राजनीतिज्ञ था, ठीक है। तो ये आप बस लिख सकते हैं, बट उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं नहीं चाहता दोस्तों आप ज़्यादा फैक्ट पढ़ें, और आप उसी में जितना मैंने लिखा है इनको बस आप पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा वो, ठीक है। मैं 12 मीर अभी पढ़ाऊँगा बाद में आपको, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी हम लोग जब ज्ञान विज्ञान के बारे में वह पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों क्या थे इनके बारे में एक चीज़ और जानना है चंद्रगुप्त विद्याधर के बारे में। मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। मेहरौली, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। हालांकि अगर आप जैसे ज़्यादा विवाद में जाएंगे, जब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, तो बहुत सारे इतिहासकार इस मेहरौली के लौह स्तंभ को लेकर ही विवाद में रहते हैं कि कुछ लोग, क्योंकि उस मेहरौली के लौह स्तंभ में लिखा है चंद्र नाम, पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ चंद्र नाम लिखा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त था, मौर्य था, ठीक है, जो मौर्य वंश पे था। एक इसी तरह से मध्य भारत में चंद्र नाम का एक राजा भी था इनसे पहले, वो था शायद। तो इस बीच विवाद चलता है, बट ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इन्हीं के जो शासनकाल में क्या था, मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। तो वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिबेट का है, मगर यही पूछा जाता है आपसे, मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इनके बारे में। तो इनके बारे में दोस्तों इतना आप अगर पढ़ लिए हैं तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, ठीक है, इनके बारे में। और तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये क्या था कि दत्त ध्रुव देवी जो थी उनकी पुत्र थे, नहीं वो सब पूछा ही नहीं जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं। चलो ये हो गया इनके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और ये जान लो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो ने क्या किया था, अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही क्या किया, जीत लिया। और इसके बाद इसको क्या हुआ, इन्होंने जो धार्मिक जो संरक्षण की नीति बहुत अपनाई, और उनके काल में स्वर्णकाल, इन्हीं के काल को क्या बोला जाता है, गुप्तों का स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है। तो स्वर्णकाल जो है, क्योंकि फिर इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 35 वर्ष 40 वर्ष तक ये शासन किए। फिर इसके ही बाद क्या होता है, कुमार गुप्त आते हैं। कुमार के बाद दोस्तों है ना, कुमार गुप्त शासन करते हैं जो लगभग 12 वर्षों तक, और लगभग 50-55 साल का ईयर ऐसा होता है जिसमें कोई विवाद नहीं होता। और कुमार गुप्त के लास्ट के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण होता है। तो लगभग ये 50 साल तक चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार गुप्त को लेकर देखा जाए तो 50 साल इनका जो शांति का काल था, और इसी में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है धर्म के क्षेत्र पर, क्या कहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। इसीलिए उसको, उस पीरियड को जो बोलते हैं स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो जब कभी डिटेल की बात होगी तब स्वर्णकाल के बारे में बताएंगे। तो ये हो गई। इसके बाद दोस्तों एक शासक और आते हैं, कुमार गुप्त। लिखिए इनके बारे में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुमार गुप्त, इनका शासन जो था 415 से ईस्वी से 467 ईस्वी तक था, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। पहली चीज इनके बारे में ये याद रखना है कि जो कुमार गुप्त था, ये इसका काल शांति एवं समृद्धि का काल था, शांति एवं समृद्धि का काल था। क्यों? क्योंकि एक भी आक्रमण नहीं हुआ, लास्ट काल में हुआ, इसके शासन के अंतिम दिनों में आक्रमण। तो इसका काल शांति एवं समृद्धि का काल था, ठीक है। बहुत आराम से इन्होंने इत्मीनान से कोई शासन काल था, ठीक है। इसने गुप्त राजाओं में सबसे अधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के, सबसे अधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के इसी के काल में जारी किए गए। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा सिक्के जो है इसी के काल में जारी हुए, सबसे ज़्यादा प्रकार के, सबसे अधिक प्रकार के, ठीक है।
मतलब कई भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के इसने जारी करवाए। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के काल में सबसे अधिक अभिलेख भी खुदवाए गए। अब से अधिक प्रकार के, सबसे अधिक, इसी के काल में सबसे अधिक प्रकार के अभिलेख खुदवाए गए। गुप्तों में सबसे ज़्यादा इसी ने सिक्के भी डलवाए थे प्रकार के, और अभिलेख खुदवाए गए। ठीक है, 18 प्रकार के इसने क्या किए थे, 18 प्रकार के अभिलेख इसने खुदवाए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, खुदवाए थे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में एक चीज और जान लो कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जानते हैं ना नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसने नालंदा जो मगध विश्वविद्यालय, किसी दिन मैं नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर अलग से क्लास लेकर आऊंगा, मैं आपको फिर इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसी को बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में जला दिया था। ठीक है, जब उसका मोहम्मद गौरी के साथ में वो हमला आक्रमण हुआ था, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जब उसने जलाया था तो ये 6 महीने तक इसकी जो जहाँ जलाया था वहाँ से धुआं निकलता रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रंथ साहित्य तो सब यहाँ पे भरे हुए पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अधिक प्रकार के सिक्के किसने डलवाए, तो इसी ने, कुमारगुप्त ने सबसे अधिक प्रकार के अभिलेख इसी ने डलवाए। मगध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की। हाँ, इसी के शासन के, अब एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, और इसी के शासन के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ था, ये याद रखना। हूणों का आक्रमण इसके काल में भी हुआ है, हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ, तो इसी के शासन के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ था। एक पॉइंट ये लिख लेना, इसी के शासन के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ था, मिहिर कुल जो है, मिहिर। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया इसके बारे में, हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसको क्या किया था, स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया था। उस समय स्कंदगुप्त जो था वो पश्चिमी क्षेत्र का गवर्नर था, तो उसने क्या कर दिया, इसको हरा दिया था, हूणों को पराजित कर दिया था और हूण लौट गए थे। ये हो गया इसके बारे में। फिर अब हम आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में 2-3 पॉइंट लिखने हैं, और आज हम लोग इसको खत्म करेंगे तभी छोड़ेंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में क्या लिखना है। पहली चीज, इसने हूणों को पराजित किया। इसकी जानकारी इसके भीतरी अभिलेख, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखाया था ना ऊपर, जब स्रोत लिखा रहा था, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके भीतरी अभिलेख से मिलती है, ठीक है, तो ये हो गया, इसने हूणों को पराजित किया, इसकी जानकारी इसके भीतरी अभिलेख से मिलती है। पहली चीज तो ये हो गई इसके बारे में। दूसरा, इसने सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में थी, इसका जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, फिर स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया। तो इसके सुदर्शन झील इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, यानी बना हुआ था उसमें पुनर्निर्माण करवाया। इसकी जानकारी इसके
जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख इसका है भी एक जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख इसका भी एक है, ठीक है। इसकी जानकारी इसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। देखो मैं एक चीज बता दूं, जूनागढ़ में एक शिला है, उसमें क्या किया गया है, वो किसका है, तो खारवेल का जो है, सॉरी दोस्तों ये क्या कहते हैं, हाँ खारवेल का, अरे यार अरे नाम नहीं यार लो मुझे अभी, देखो उसका नाम भूल गया मैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन था जो शक शासक था, रुद्रदामन, उसका वहाँ पे एक जूनागढ़ अभिलेख है। वहाँ से भी पता चलता है कि उसने जो अशोक ने किया करवाया था कि उसने पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जूनागढ़ एक अभिलेख है, उसी से पता चलता है कि क्या जो सुदर्शन झील के बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा जानकारी, तो इसने भी क्या कराया था, सुदर्शन झील कर पुनर्निर्माण कराया था, और जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना है इसने, ठीक है, इसके बारे में और कुछ आपको नहीं जानना है, ठीक। 2 चीज़ इसके बारे में जानना था आपको बहुत। इसमें एक पॉइंट आता है कि इसने गुप्तकालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का ढलवाया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एक ये पॉइंट आता है कि इसने गुप्तकालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का ढलवाया था, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। क्या होता है, इसके बाद बहुत सारे आते हैं, जैसे रामगुप्त हैं, और भी जो शासक आते हैं, बट उनको नहीं पढ़ना है। अब एक और शासक मुझे बताना है, एक है भानुगुप्त। भानुगुप्त ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए मैं अभी बताता हूँ। भानुगुप्त, इनका जो है इसके एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, का प्रमाण मिलता। ये कब का है, तो ये 510 का है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट, 510 ईस्वी का है ये अभिलेख। इसके एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो इसमें ये तो पता है, ठीक है, सती प्रथा का प्रमाण तो हमको साहित्यिक में बहुत कुछ जगह मिलता है, बहुत सारी जगह मिलता है, बट इसमें एक फैक्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सती प्रथा का उल्लेख करने वाला, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य का उल्लेख करने वाला प्रथम। इससे पहले किसी भी अभिलेख में हमको सती प्रथा की जानकारी, हमको साहित्य में बहुत कुछ जगह मिलती, स्मृतियां हैं, बहुत जगह हमको क्या है, सती प्रथा की जानकारी मिलती, मतलब अभिलेख द्वारा हमको कहीं पे भी हमको क्या है कि सती प्रथा प्रमाण नहीं मिला था। तो यह सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो पहली बार अभिलेख जो है जिसका सती प्रथा में उल्लेख हुआ है, इसी यही अभिलेखीय, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, ठीक है। एक चीज ये, बस इसके बारे में इतना जानना। बात ये थी कि इसका क्या हुआ था, हूणों से आक्रमण युद्ध हुआ, पर तो क्या हुआ, तो इसी हूणों के आक्रमण के समय ही क्या हुआ, इसका एक सेनापति था जो इसका मित्र भी था, गोपराज जिसका नाम था, वो क्या हुआ, वो उस युद्ध में मारा गया, और उसी की पत्नी जो थी, उसी की पत्नी ने दोस्तों उसके साथ क्या दाह संस्कार लिया था उसी ने, ठीक है। उसी ने सती होने का वो क्या किया था, वो अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो इससे पता चलता है कि पहले उसने, और फिर उसी घटना को इसने क्या कहते हैं, एक अभिलेख में उद्गलित करवा दिया, इसीलिए उसको एरन अभिलेख बोलते हैं, और 510 ईस्वी का है, और इससे पहली बार प्रथम बार अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। एक और बस विष्णुगुप्त के बारे में लिखना है। विष्णुगुप्त यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। बस इतना लिखना है, बस हो गया काम। तो शासक था, तो विष्णुगुप्त जो था इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस वंश का समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों, ठीक है, फटाक से लिखो, फिर मैं बात करता हूँ आगे। तो आज हमने टारगेट बनाया था कि इसको पूरा करना है, तो उसको पूरा किया।
ठीक है। जब गुप्तवंश का अंतिम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने बताई हैं, जो बहुत क्वेश्चन आता है आपको। जितना डिटेल मैं आज करा रहा हूँ दोस्तों ना, मैं उम्मीद आपको मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे इस तरह लिखा के तो कोई नहीं कराएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पीपीटी लेके आएंगे, भले पढ़ा देंगे, वो तो अलग एक रहता है उनका टोटम बात चल रहा है जो आजकल यूट्यूब पर, ठीक है, उससे आपका नुकसान होता है। बट जब उस तरीके से आप अगर मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे तो आपको ये चीज़ फील हो रहा होगा कि आपको पढ़ते ही समय चीज़ें आधी से ज़्यादा याद हो जा रही हैं आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा तरीका है और इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री तो मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट में आपको इतना माहिर बना दूंगा ना कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए उस टॉपिक का आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। और दोस्तों क्या है, आप लोग अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि मैं अगर मेहनत करूँ तो थोड़ा आप भी थोड़ा कष्ट करें, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं और इसी के साथ बाय, जय हिंद दोस्तों।